कहते हैं पढ़ने से ज्यादा सुनी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट हिंदी। भारतीय उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आया है। हाँ, कह सकते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक साथ दो बहुत बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। पहली तो ये कि हमारे कॉलेज कैंपस को ज्यादा निष्पक्ष और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, और दूसरी हमारी डिग्रियों को ज्यादा लचीला और दुनिया के स्तर का कैसे बनाया जाए। और देखिए, ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े मिशन हैं। एक तरफ सामाजिक बराबरी की बात है, तो दूसरी तरफ पूरी अकादमिक क्रांति की। सही बात है। यूजीसी ने 2026 के लिए जो ये नए नियम निकाले हैं, वो इन्हीं दो पटरियों पर एक साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये बदलाव असल में है क्या और इनका असर क्या होगा। हाँ, तो चलिए पहले सामाजिक पहलू को ही समझते हैं। ये जो नए इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस आए हैं, इनका असली मकसद क्या है? इनका एक ही मतलब बहुत सीधा मकसद है, कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। किसी भी तरह के? हाँ, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। एक तरह से ये कैंपस के लिए एक मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून है। लेकिन ऐसे नियम तो शायद पहले भी थे। इस बार नया और अलग क्या है? इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके दायरे का विस्तार। देखिए, 2012 के जो पुराने नियम थे, उनमें ये सुरक्षा कवच सिर्फ एससी और एसटी छात्रों के लिए था। अच्छा। लेकिन अब पहली बार इसमें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब एससी, एसटी और ओबीसी तीनों समुदायों को भेदभाव के खिलाफ एक जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दिखाता है। बल्कि सूत्रों से तो ये भी पता चलता है कि जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था ना, हाँ, तब उसमें ओबीसी शामिल नहीं था। इसे फाइनल नियम में जोड़ा गया, जो दिखाता है कि इस पर काफी सोच विचार हुआ है। ठीक है, नियम बनाना एक बात है, पर असल सवाल तो ये है कि ये सिर्फ कागज पर न रह जाएं। इसके लिए क्या व्यवस्था है? यूजीसी ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक पूरा सिस्टम, एक ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया है। एक पूरा सिस्टम? हाँ, ये कोई एक कमेटी नहीं है, बल्कि कई स्तरों वाली एक व्यवस्था है। जैसे कि? तो देखिए, सबसे पहले एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होगा जो इन मामलों पर नजर रखेगा। ठीक है। फिर उससे ऊपर एक इक्विटी कमेटी होगी, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस कमेटी के अध्यक्ष खुद उस संस्थान के हेड होंगे। मतलब वाइस चांसलर या प्रिंसिपल? जी, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। मतलब जिम्मेदारी सीधे टॉप लेवल पर तय की गई है। ये तो बड़ी बात है। एक संकेत है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और इस कमेटी में कौन लोग होंगे ये भी तय है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग समुदायों के सदस्य जरूर होंगे। यानी जिनके लिए ये नियम बने हैं, उनकी आवाज फैसले लेने वाली टेबल पर होगी। सही पकड़ा आपने। मैंने इक्विटी स्क्वाड के बारे में भी पढ़ा था। हाँ? ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है, जैसे कोई कैंपस पुलिस हो। जी। इनका काम क्या होगा? इसे आप एक प्रोएक्टिव कदम की तरह देख सकते हैं। ये टीमें सिर्फ शिकायत आने का इंतजार नहीं करेंगी, तो फिर? बल्कि कैंपस और हॉस्टल में घूमकर माहौल पर नजर रखेंगी, ताकि कोई भेदभाव वाली घटना होने से पहले ही उसे रोका जा सके। मतलब मकसद आग बुझाना नहीं, आग लगने ही ना देना है। समझ गया। तो एक पूरा सिस्टम है जो निगरानी करेगा। लेकिन अगर किसी छात्र के साथ, भगवान न करे, कुछ गलत होता है, तो वो शिकायत कैसे करेगा? क्या प्रक्रिया आसान है? प्रक्रिया की सबसे खास बात है उसकी रफ्तार। रफ्तार? हाँ, देखिए, कोई भी छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या 24x7 हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी। सिर्फ 24 घंटे? ये तो मतलब सरकारी सिस्टम के हिसाब से बहुत तेज है। यही तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। ये उन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज पर सीधा हमला है जिनकी वजह से ऐसी शिकायतें अक्सर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और समाधान? 60 दिनों के अंदर 60 दिनों के अंदर समस्या का समाधान करना ही होगा। ये जवाबदेही और रफ्तार को सीधे सिस्टम में डालने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर मामला गंभीर हो, जैसे मारपीट या उत्पीड़न, तब क्या होगा? क्या तब भी यही 60 दिन वाली प्रक्रिया चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये निर्देश बहुत साफ है। अगर मामला आपराधिक है तो संस्थान कोई आंतरिक जांच नहीं करेगा, उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा। अच्छा। कानून को अपना काम करने देना होगा,
यहाँ कोई ढिलाई नहीं है। तो ये नियम सुनने में तो काफी मजबूत और जरूरी लगते हैं, फिर इन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? यहीं पर कहानी का दूसरा और ज्यादा जटिल पहलू सामने आता है। सवर्ण छात्रों का एक बड़ा वर्ग इन नियमों का जोरदार विरोध कर रहा है। वो इसकी तुलना दूसरे SC/ST एक्ट से कर रहे हैं। उन्हें किस बात का डर है? सबसे बड़ा डर है झूठी शिकायतों का। ओके। उन्हें लगता है कि इन नियमों का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने या बदला लेने के लिए किया जा सकता है। लेकिन झूठी शिकायतों का डर तो कई कानूनों में होता है। लेकिन उनके इस डर की एक बहुत ठोस वजह भी है। वो क्या है? जब इन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया था तो उसमें एक क्लॉज था कि अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब सजा का प्रावधान था। ठीक है, ये तो सही लगता है। लेकिन जब फाइनल नियम आए तो इस सजा वाले प्रावधान को हटा दिया गया। क्या मतलब झूठी शिकायत करने पर अब कोई सजा नहीं है? ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। जी, और इसी एक बदलाव ने आप कह सकते हैं विरोध की आग में घी का काम किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे किसी को भी झूठा फंसाना बहुत आसान हो जाएगा। जयपुर में सवर्ण समाज समन्वय समिति जैसा संगठन बना है और सोशल मीडिया पर #UGC रोलबैक जैसे हैशटैग भी चल रहा है। तो एक तरफ छात्र विरोध कर रहे हैं, उन्हें इसके गलत इस्तेमाल का डर है। ऐसे में सरकार का क्या कहना है? वो इस डर को कैसे दूर कर रही है? सरकार यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया जो काफी वायरल हुआ। क्या कहा उन्होंने? कि मोदी जी के रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा। सरकार का तर्क है कि ये नियम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके लिए समानता लाने के लिए हैं। वो याद दिलाते हैं कि उन्होंने ही सवर्णों के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया था, तो वो उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार को लागू करने के लिए हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ सामाजिक बराबरी लाने का एक बड़ा प्रयास है और दूसरी तरफ उसके गलत इस्तेमाल का डर। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। हाँ, बहुत नाजुक। और अब इसी के साथ चलिए उस दूसरे बड़े बदलाव पर चलते हैं जो UGC ला रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां वो कैंपस के सामाजिक माहौल को बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो पढ़ाई के पूरे ब्लूप्रिंट को ही नए सिरे से डिजाइन कर रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर ये एक्सप्लेनेशन उपयोगी लग रही है तो ऑडियो नोट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ऑडियो वीडियो नोट्स मिलते रहें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अकादमिक बदलावों की। जी, आप 4 इयर्स अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUGP की बात कर रही थी। इसे कैसे समझा जाए? इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। बहुत आसान है। ठीक है। अगर आप 1 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा और 3 साल में आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, जो अब तक मिलती आई है। तो फिर ये चौथा साल क्यों? उसका क्या फायदा है? चौथा साल ही असली गेम चेंजर है। जो छात्र चौथा साल पूरा करते हैं उन्हें ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ओके। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, इस 4 साल की डिग्री के बाद छात्र सीधे PhD में एडमिशन ले सकते हैं। क्या मतलब मास्टर्स डिग्री करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। सोचिए ऐसे छात्रों के कितने साल बचेंगे। जो युवा रिसर्च में जाना चाहते हैं वो अब अपना करियर बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। ये भारतीय शिक्षा को ग्लोबल सिस्टम के और करीब ले जाता है। नहीं, तो ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर भी है। उसमें भी कुछ बदला है क्या? हाँ, और ये भी एक बहुत अहम बदलाव है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट, सेट जैसी परीक्षाएं पास करना तो अभी भी जरूरी है, लेकिन जो एक बड़ी शर्त थी उसे हटा दिया गया है। कौन सी शर्त? एंट्री लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ओहो। पहले PhD को अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे कई प्रतिभाशाली लोग जिनके पास इंडस्ट्री का अनुभव तो था पर PhD नहीं थी, वो सिस्टम में आ ही नहीं पाते थे। ये दिलचस्प है। मतलब कोई बेहतरीन प्रोग्रामर या कोई कलाकार जिसके पास डिग्री नहीं पर हुनर है, वो भी अब यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। बिल्कुल, ये दरवाजा उन्हीं लोगों के लिए खोला गया है। इसी तरह अब वाइस चांसलर भी सिर्फ एकेडमिक जगत से ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री, पॉलिसी या दूसरे क्षेत्रों के जाने माने लोग भी बन सकते हैं। मतलब मकसद है कि यूनिवर्सिटी को अलग-अलग तरह के अनुभव और विजन का फायदा मिले। जी, ये सारे बदलाव लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और भी कुछ है इस दिशा में? हाँ, 2 और बहुत बड़े कदम हैं। पहला है साल में 2 बार एडमिशन। अच्छा।
अब छात्रों को एडमिशन के लिए सिर्फ जुलाई अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर वो किसी वजह से चूक गए तो जनवरी फरवरी में भी एडमिशन ले सकेंगे। इससे उनका पूरा 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। और दूसरा है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। ये शायद छात्रों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत है। इसे आप अपनी पढ़ाई का क्रेडिट बैंक समझिए। क्रेडिट बैंक? हाँ, मान लीजिए किसी ने आर्थिक तंगी के कारण 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो उसके 2 साल के क्रेडिट उसके बैंक अकाउंट में जमा रहेंगे। और फिर वो बाद में वापस आकर वहीं से शुरू कर सकता है? ठीक वहीं से। वो कुछ साल काम करके पैसे कमाकर वापस आ सकता है और अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। ये उन लाखों छात्रों के लिए एक वरदान है जिन्हें मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है कि कहीं इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ ना जाए, क्योंकि छोड़ना आसान हो गया है। ये एक जायज चिंता है और इसका असर तो समय के साथ ही पता चलेगा। एक आखिरी और बहुत ही मजेदार बदलाव है डिसिप्लिन एग्नोस्टिक होने का। ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब विषयों की दीवारें टूट रही हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का सख्त बंटवारा खत्म। मतलब थाली सिस्टम से बुफे सिस्टम। हाँ, बिल्कुल सही। पहले आपको एक फिक्स थाली मिलती थी, अब आप अपनी प्लेट खुद भर सकते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जरूर। जैसे अब कोई छात्र फिजिक्स में मेजर कर सकता है और साथ में म्यूजिक में माइनर, या कोई इतिहास पढ़ रहा है और साथ में कोडिंग का कोर्स भी कर सकता है। ये छात्रों को अपने जुनून और करियर की ज़रूरतों के हिसाब से अपना कोर्स बनाने की पूरी आज़ादी देता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक तरफ समानता के लिए कड़े नियम हैं, तो दूसरी तरफ पढ़ाई में अभूतपूर्व लचीलापन। जी, यूजीसी 2026 के इन सुधारों की यही 2 बड़ी कहानियां हैं। सामाजिक मोर्चे पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कड़े नियम, लेकिन साथ ही झूठी शिकायतों के डर से जुड़ा एक गहरा विवाद भी है। और अकादमिक मोर्चे पर 4 वर्षीय डिग्री, सीधे पीएचडी में एंट्री और साल में 2 बार एडमिशन जैसे नियम हैं, जो छात्रों को पहले से कहीं ज्यादा आजादी और मौके दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये भारतीय उच्च शिक्षा में समानता और लचीलापन दोनों को एक साथ साधने की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश है। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे जमीनी स्तर पर किस भावना और किस तैयारी के साथ लागू किया जाता है। नियम बनाना एक बात है, उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौती हमेशा इसे लागू करने में ही होती है। तो आज हमने यूजीसी के 2026 के नए नियमों के दोनों पहलुओं को समझा, सामाजिक भी और अकादमिक भी। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन बदलावों के बाद एक भारतीय यूनिवर्सिटी की पहचान क्या होगी? क्या वो सामाजिक न्याय का केंद्र बनेगी, रिसर्च का पावर हाउस बनेगी, या फिर एक फ्लेक्सिबल स्किल डेवलपमेंट हब? या फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या वो एक साथ ये तीनों भूमिकाएं निभा सकती है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अभी ऑडियो नोट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए।